Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will complete our chapter number 4, and we will be discussing about the nature and properties of some bonding. Okay. सबसे पहले हम आयनिक बॉन्ड्स की बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड्स व्हाट आर दोस. आपको जैसे पता है कि द कंपाउंड्स दैट आर कंबाइंड विद आयंस, आयंस पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस मिलकर बनते हैं, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स. और उसकी प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं. ठीक है, क्योंकि दोज कंपाउंड्स या आयनिक कंपाउंड्स आर मेड फ्रॉम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स और नॉन मेटल से मिलकर बनते हैं, तो वो जब बॉन्डिंग कर लेते हैं तो देन दे हैव अ शेप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. क्रिस्टल की बात ये होती है कि जो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही डिफाइंड और सिमेट्रिकल होता है. ठीक है, जिस तरह आप राइट साइड पे देख रहे हैं, दैट इज जो फर्स्ट वाला है वो NaCl, मतलब जो टेबल सॉल्ट है उसका इमेज बना हुआ है. और उसी के साथ आगे कर ले देखे तो सीजियम क्लोराइड या CaCl का, बोथ आर आयनिक कंपाउंड्स और बोथ आर क्रिस्टलाइन एंड बोथ हैव डेफिनेट शेप. ठीक है, बेसिकली आप देखें कि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के अंदर भी जो एक सोडियम का जो एक एटम है, ठीक है, ये यहाँ पर आप देख लें 4 क्लोरीन के साथ, यहाँ पर अभी मैं ये लिखा हुआ 6 के साथ सॉरी जुड़ा हुआ. मतलब एक स्ट्रक्चर के अंदर इस तरह का होता है और ये वाला स्ट्रक्चर एक्सपैंड करता जाता है जितना भी आपके पास मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे. ठीक है, अच्छा, इनमें आप देख लें दो बोथ आर क्यूबिकल स्ट्रक्चर्स, क्यूब बने हुआ पूरा. ठीक है, और एक जो है वो 6 के साथ कनेक्टेड है. जिस तरह अगर ये वाला एक सोडियम या क्लोरीन की बात करो तो उसके साथ 6 सोडियम लगे, और एक सोडियम की बात करो तो उसके 6 क्लोरीन लगे हैं. ठीक है, तो इधर भी यही लिखा हुआ हमने कि ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोरीन आयंस एंड ईच क्लोरीन आयन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयंस. ठीक है, जब ये दोनों एक जितने ये एलिमेंट्स या एक जितने एटम्स के साथ कनेक्टेड हैं या फिर सराउंड हुए हैं, ठीक है, सराउंड होना और चीज़ है, उनके साथ बॉन्डिंग होना और चीज़ है. ठीक है, वो सिर्फ सराउंडिंग हुई हुई है, यानी कि उनके आसपास इस तरह 6 हैं. ठीक है, लेकिन आपको पता ही है कि बॉन्डिंग किस तरह होती है कि सोडियम की सिर्फ क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग है, दैट्स इट, और कोई बॉन्डिंग नहीं है बीच में. ठीक है, NaCl, दैट्स इट. सोडियम और क्लोरीन का एक बॉन्डिंग होगी, अदरवाइज और किसी चीज़ की बॉन्डिंग नहीं होगी. वो सिर्फ ये जो सोडियम के साथ क्लोरीन एक जगह लगा हुआ है, ये सिंपल एक बॉन्डिंग है. बाकी ये जो लाइंस बताई हुई हैं ये सिंपल आपको इस वजह से बताई गई हैं कि ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर बन रहा है. इन लाइंस का ये मतलब नहीं है कि ये बॉन्डिंग कर चुके हैं. इनकी अरेंजमेंट इस तरह होती है, बस अरेंजमेंट इसकी बताई गई. और CaCl में भी यही बात है कि उसके अंदर सीजियम का जो एक आयन है दैट इज सराउंडेड बाय 8 क्लोरीन आयंस एंड क्लोरीन ईच क्लोरीन इज सराउंडेड बाय 8 सीजियम आयंस. अभी मैंने जिस तरह पहले बताया कि अगर दोनों एटम्स की जो सराउंडिंग है वो एक जितनी हो, जिस तरह सोडियम और क्लोरीन दोनों की 6 दोनों की सराउंडिंग में 6 उसके अल्टरनेट एटम्स हैं, तो क्यूबिकल स्ट्रक्चर में आ जाता है. ठीक है, तो इसी तरह ये भी इसमें 8 है तो इसका भी क्यूबिकल स्ट्रक्चर आ चुका है. अभी इसी अरेंजमेंट की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट एंड बिकॉज ऑफ दिस टाइटली पैक्ड एंड क्यूबिकल स्ट्रक्चर या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, दे हैव अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट्स तो चले मेल्टिंग के बाद ही आएगा, लेकिन अव्वल तो बात यह है कि मेल्टिंग पॉइंट ही बहुत ज़्यादा होता है. फिर दूसरी बात यह है कि जब ये कंपाउंड्स बन जाते हैं, आयनिक कंपाउंड बन जाते हैं, देन दे आर वेरी स्टेबल स्ट्रक्चर्स. ठीक है जी, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं. आपने कभी नमक को पिघलते हुए नहीं देखा होगा. ठीक है, जिस तरह हीट के जरिए आप उसको हीट देते जाए तो वो पिघलता नहीं होगा. ठीक है, वो सिर्फ घुल जाता है पानी के अंदर, मतलब सोल्यूशन बना लेता है, लेकिन वो कभी भी उसे नहीं होता, मेल्ट नहीं होता, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट आप यहाँ पर देख लें 801 डिग्रीज सेल्सियस या सेंटीग्रेड, जो भी आप इसको कह लें. ठीक है, तो ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है.
ठीक है, इसका ये मतलब है कि जो आयनिक कंपाउंड्स है दोज हैव वेरी वेरी हाई मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, ऑन टू द नेक्स्ट। अब बात होती है कि नो मेल्टिंग पॉइंट्स उसके ज़्यादा हाई हैं, लेकिन व्हाट इफ वी मेल्टेड एन आयनिक कंपाउंड, अगर हमने एक आयनिक कंपाउंड या कोई मेल्ट कर दिया, अब उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, मोल्टन आयनिक कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज है। तो आप देख लें, राइट साइड पे बताया हुआ है कि मोल्टन सॉल्ट है, मतलब उसका जो टेम्परेचर है वो वेरी कर रहा होगा 800 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, हमने क्या कर दिया कि हमें पता है कि वो जब मेल्ट हो जाएगा, तो मेल्ट होने से ये मुराद है कि उसके जो अंदर के आयन्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, NaCl एक पूरा कंपाउंड था, लेकिन जब हमने उसको मेल्ट कर दिया तो उसके आयन्स सेपरेट हो गए। क्यों सेपरेट हो गए? क्योंकि उसको इतनी एनर्जी हम दे चुके हैं कि उसको हमने सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड उसका रिक्वायर्ड टेम्परेचर था, जिसकी वजह से उसको सेपरेशन मिलनी थी उसके जो आयन्स के बीच में। अब देखें, जब उसके आयन्स सेपरेट हो गए तो दोनों के ऊपर चार्जेस है, एक के ऊपर प्लस चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है वो भी ऐसा ही होता है कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का आना जाना ही करंट को प्रोड्यूस करता है या इंड्यूस करता है। ठीक है, जब वो मेल्ट हो जाते हैं तो वो आपस में इजीली या फ्रीली मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, गिवन के ये टेम्परेचर मेंटेन रखा हुआ हमने। अगर टेम्परेचर थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे तो दोबारा से बॉन्ड बन जाएगा। अब क्या हुआ, हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने दो इलेक्ट्रोड दे दिए, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और उसको हमने साथ बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब बात ये होगी कि अब देखें ये दोनों इलेक्ट्रोड्स आपस में ज्वाइंट या कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये वाली लाइट नहीं चलेगी, लेकिन क्योंकि ड्यू टू बिकॉज ऑफ दिस मोल्टन स्टेट ऑफ NaCl या कोई भी आयनिक कंपाउंड अगर हम बात कर लें, तो उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है, वो जब फ्रीली मूव करेंगे तो क्या होगा कि जहाँ से करंट या नेगेटिव चार्ज क्या है, जब नेगेटिव चार्ज जहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्जेस जितने भी हैं, सोडियम के आयन्स जितने भी हैं वो अपनी तरफ खींच लेगा। आप ये बुक्स अगर आप सामने खोल के देख लें तो जो ऑरेंज कलर का जो बॉल्स बनाई हैं, ये आपको बताया गया कि सोडियम आयन्स है। तो सारे के जो डायरेक्शन है सोडियम आयन्स की वो लेफ्ट साइड पे दिखाई गई है जहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और इसी तरह वाइस वर्सा आपकी राइट साइड पे कि if there is a positive electrode then the chlorine ions will come towards it because positive electrodes will attract the negative charges which are chlorine। ठीक है, तो इससे ये होगा कि बिकॉज ऑफ दीज मूवमेंट, अब देखे राइट साइड प्लस सोडियम प्लस आयंस जितने भी वो लेफ्ट साइड पर नेगेटिव साइड पर मूव कर रहे हैं, और क्लोरीन आयंस जितने भी हैं नेगेटिव आयंस वो राइट साइड पर मूव कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दीज मूवमेंट ऑफ एटम्स चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स द करंट विल फ्लो। ठीक है, तो क्या करेगा कि ये करंट यहाँ से नेगेटिव पॉइंट से पॉजिटिव पॉइंट तक चल के तो वो मूव करने लग जाएगा, और इवन दो कि ये दोनों इलेक्ट्रोड्स आपस में कनेक्टेड नहीं है, फिर भी करंट प्रोड्यूस मतलब करंट फ्लो होगा। ठीक है, फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इस करंट की प्रोडक्शन की वजह से क्या होगा कि ये लाइट चलने लग जाएगी। ठीक है, और बात ये होती है कि जो एक्वा सोल्यूशन होते हैं, एक्वा सोल्यूशन का मतलब क्या, अगर हम कोई भी आयनिक कंपाउंड वाटर के अंदर अगर हम सॉल्व कर दें, ठीक है, तो वो भी कंडक्ट कर लेता है। देखिए प्योर वाटर जो है वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, हम समझते हैं कि जो पानी है वो पानी कंडक्ट कर लेता है, लेकिन बात ये होती है कि जो हम जो पानी कंडक्ट करता है उसके अंदर नमकियात वगैरह होती हैं, मिनरल्स वगैरह होते हैं और बाकी सब चीज़ें होता है। अगर वो निकाल दिया जाए तो वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हीट एनीथिंग। ठीक है, दोनों का बहुत बुरा कंडक्टर है ये। तो उसको कंडक्शन करने के लिए क्या होता है कि उसके अंदर या फिर तेजाब वगैरह डाला जाता है, कोई एसिड वगैरह डाला जाता है, या फिर कोई सॉल्ट्स वगैरह डाले जाते हैं। ठीक है, जिस तरह आपकी बैटरी के अंदर बात अगर की जाए तो बैटरीज के अंदर आप देखते हैं कि वो
डाइल्यूटेड सोल्यूशन होता है एक एसिड का, ठीक है। डाइल्यूटेड सोल्यूशन मतलब कि एसिड होता है लेकिन उसके अंदर काफी सारा पानी डाल दिया जाता है। अगर वो पानी सिंपल पानी डाल दिया जाए तो वो बैटरी काम नहीं करती। ऐसी बात है ना, क्यों क्यों नहीं काम करती? क्योंकि उसने वो कंडक्टर ही बहुत बुरा है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बहुत बुरा है, वो कंडक्ट नहीं करता। इसी वजह से उसको सिर्फ कंडक्शन करने के लिए उसके अंदर हम थोड़ी सी कोई एसिड वगैरह या सॉल्ट वगैरह डाल देते ताकि वो कंडक्शन स्टार्ट कर दे, ठीक है। बैटरीज के अंदर भी यही प्रिंसिपल है जो भी आपने ये पढ़ा है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मोल्टेन NaCl। और यही प्रिंसिपल, इसी तरह का प्रिंसिपल है, ये हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट कमिंग चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब ये जो दो सामने आपके खुले हुए हैं ये साइड ब्लॉक्स, आपके बुक्स के अंदर भी यही साइड ब्लॉक्स हैं, सोसाइटी टेक्नोलॉजी एंड साइंस की, ठीक है। गिवन एज एपॉक्सी एडिसिव्स, लेफ्ट साइड वाला एपॉक्सी एडिसिव्स का, राइट साइड पे सिंथेटिक एडिसिव्स का। दोनों आपने बड़ा ही गौर से और बड़ा देखभाल के याद करना, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे ज्यादा, और ये अक्सर अक्सर क्या हर दफा पेपर में ऑलमोस्ट गारंटेड है आना, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कि एपॉक्सी एडिसिव्स क्या होते हैं। अब देखिए लेफ्ट साइड वाला मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये वाला जो लेफ्ट साइड वाला ब्लॉक है, epoxy adhesives have excellent chemical resistance, good adhesion properties and good heat resistance, and they form strong and tough coating। अब ये देखिए इसने पहले सबसे पहले आपको क्या बता दी, प्रॉपर्टीज बता दी कि epoxy adhesives की क्या क्या प्रॉपर्टीज, जो कि केमिकल रेजिस्टेंस है। केमिकल रेजिस्टेंस है मतलब ये कि वो किसी और एलिमेंट के साथ या किसी और कंपाउंड एलिमेंट्स एटम्स किसी चीज के साथ भी रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। तीसरा आयरन है, आयरन की केमिकल रेजिस्टेंस नहीं है इतनी ज्यादा, क्यों नहीं है? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके तो वो जंग लग जाता है उसको, या FeO बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड, जिसको हम जंग जंग कहते हैं। Fe2O3 है गालिबन, ठीक है। तो दूसरी बात ये कि एडिशन प्रॉपर्टीज उसकी अच्छी हैं, चिपक सही जाता है, जोड़ लेता है दो चीजों को सही आपस में। हीट रेजिस्टेंस भी उसकी ज्यादा है, मतलब हीट के अंदर यूज हो जाता है। जिस तरह पेंट्स वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं वो ये गर्मी के अंदर ज्यादा खराब नहीं होता, उतर नहीं जाता या पिघल के गिर नहीं जाता, ठीक है, जितनी ज्यादा हीट हो जाए, ठीक है। और जब भी हम जिसके ऊपर लगाते हैं तो टफ कोटिंग और स्ट्रॉन्ग कोटिंग बनाता है, इस वजह से क्योंकि उसके अंदर एडिशन प्रॉपर्टीज भी अच्छी हैं और हीट रेजिस्टेंस भी है, तो जिसकी वजह से आप उसकी यूजेस आ गए, ठीक है। फर्स्ट आपकी क्या थी, प्रॉपर्टीज ऑफ epoxy adhesives, then uses of epoxy adhesives, कि where are they used, therefore propellers, parts of aircrafts, boats, cars, trucks, that are held together by epoxy adhesives, ठीक है। जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में, या मेटल भी जुड़ा हुआ है, या कुछ पार्ट्स जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। प्रोपेलर्स आप देख लें जो बड़ी शिप्स के होते हैं, ठीक है। एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स होते हैं वो आपस में जुड़े हुए, इतने बड़े बड़े जो मशीनरी है उनको अगर आप जोड़ सकते हैं, तो अगर एपॉक्सी एडिसिव से वो जुड़ रहे हैं तो इसका यही मतलब है कि उनके अंदर की जो जोड़ने की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, epoxy adhesives contains, अब उसकी क्या आ गई, सबसे पहले प्रॉपर्टीज थी, देन एग्जांपल्स थी, फिर उसके बाद उसका क्या कह सकते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर कह दें, या उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं कहेंगे, स्ट्रक्चर ही कह दें, या इसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज कह दें, ठीक है। epoxy adhesives contains partially positively charged hydrogen atoms and oxygen atoms containing lone pairs in their molecules। अब जब हमने बात की थी हाइड्रोजन एटम्स और ऑक्सीजन एटम्स के लोन पेयर होते हैं, उनके बीच के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, ठीक है। अब चूंकि उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, देखें epoxy adhesives are therefore sticky and can make hydrogen bonds with other substance। जब उसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो वो दूसरे मॉलिक्यूल्स या दूसरे सरफेसेस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके उसके साथ एडिशन दे सकता है, या बड़ा ही जबरदस्त किस्म का चिपक जाता है या जोड़ देता है दो चीजों को। इसी वजह से जोड़ता है क्योंकि उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फिर उसने दोबारा से कुछ एग्जांपल दे दी, थोड़ा सा स्केल बढ़ाते हुए, कि जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स हैं, मतलब जहाज वगैरह हैं, बहरी बेड़े हैं वगैरह, ठीक है। फिर ऑटोमोबाइल्स एंड आल्सो स्पेस क्राफ्ट्स, जो रॉकेट्स जाते हैं स्पेस में,
ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस हाई हीट रेजिस्टेंस, क्योंकि जब वो उसके अंदर फ्यूल चलता है, अगर कोई छोटी मोटी ग्लू लगा देंगे तो वो तो खत्म हो जाएगी ना इस तरह। तो इसीलिए वहां पर एपॉक्सी यूज की जाती है ताकि इन चीजों से मतलब बचा जा सके या वो टूटे फूटे ना इतना इजी। प्लस दूसरी इसका बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो लाइट वेट है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस लाइट वेट, अब जहाँ पर हमने वेट को कम करना है तो हम एपॉक्सी एडिसिव्स यूज कर सकते हैं। प्लस ये है कि थोड़ा सा सस्ता है। बाकी अगर मेटल्स वगैरह या कुछ को देखा जाए जिनके पास यही प्रॉपर्टीज है सेम, केमिकल रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा इस तरह जिस तरह और हीट रेजिस्टेंस इसमें ज़्यादा है, तो इस तरह के जो मेटल्स हैं, ये इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं वो बहुत महंगे हैं। तो इस वजह से एपॉक्सी एडिसिव्स को हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि लाइट भी है और दूसरी बात ये है कि इसके और चीप भी है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है कि ये ज़्यादातर यूज़ होती है। एपॉक्सी आपको देख लें, आप कहीं भी मिल जाती है, आप इवन हार्डवेयर की शॉप पे चले जाए, उसको कहीं एपॉक्सी दे दें, वो एपॉक्सी आपको उठा कर दे देगा, ठीक है। एपॉक्सी अब हर किस्म के बहुत सारे इसके अंदर मतलब वर्सिटिलिटी है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखें, इसका जो क्वेश्चन बनता होता है ये अक्सर ये बनता है, क्योंकि आपके जो बुक्स है, बुक्स के एंड में ना आपका बना हुआ है ये इसका क्वेश्चंस बने हुए हैं इसके कि व्हाई एडिसिव्स हैव बिकम मोर एसेंशियल इन एसेंशियल आइटम इन आवर डेली लाइफ्स, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, तो इसके लिए आंसर आपने ये लेफ्ट वाला देना है। अगर कहेंगे कि भाई is there any need for more adhesives या why is there any need for more adhesives, then राइट साइड वाला आपने राइट ब्लॉक देखना, ठीक है। अब सिंथेटिक एडिसिव्स, पहले एपॉक्सी एडिसिव्स की बात की, फिर सिंथेटिक एडिसिव्स की बात कर रहे हैं। एक ही चीज़ है तकरीबन, सिंथेटिक एडिसिव्स भी एपॉक्सी एडिसिव्स की ही बात कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब इधर भी यही लिखा हुआ है कि लार्ज सेल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि हमने अभी इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली कि क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस लेस कॉस्टली देन सिंथेटिक ग्लूज जो है वो सिंथेटिक एडिसिव से ज़्यादा कम है। तो ग्लूज आर एक्सटेंसिवली यूज एज एन एडिसिव फॉर, अब देखिए, वनियर, पॉलीवुड, कॉरुगेटेड कार्टन्स, लैमिनेटेड बोर्ड्स, ये जितने भी आप देखते हैं डब्बे वगैरह आते हैं घरों में, तो उसके अंदर ग्लू वगैरह लगा होता है, ठीक है। सिंथेटिक एडिसिव से थोड़ा सा ग्लू सस्ता है, ठीक है। एक तो एपॉक्सी एडिसिव्स है, ठीक है, वो तो चले कार्स वगैरह एयरक्राफ्ट के अंदर इस्तेमाल हो जाता है। फिर सिंथेटिक एडिसिव्स के अंदर जो ग्लूज वगैरह आते हैं, ठीक है, रेजिन्स वगैरह आते हैं, तो वो ज़्यादातर नॉर्मल आम लाइफ के अंदर जितनी भी ग्लूज वगैरह इस्तेमाल होती हैं वो बेसिकली वो होती हैं, ठीक है। ठीक है, ये जो आपको कॉपीज जोड़ने के लिए ग्लूज वगैरह इस्तेमाल करते हैं या जो भी है, जितने भी हैं, ये सारे सिंथेटिक एडिसिव्स हैं, ठीक है। सिंथेटिक एडिसिव्स के अंदर आगे ग्लूज आ जाते हैं, एपॉक्सी रेजिन्स आ जाते हैं, उसके अलावा एल्फीज वगैरह, ये जितनी भी सारी चीज़ें ये आ जाती हैं, ठीक है। और जहाँ जहाँ भी आपको वाटर रेजिस्टेंस वगैरह चाहिए थी ज़्यादातर, वहाँ पर एपॉक्सी रेजिन्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। एपॉक्सी रेजिन्स का एक कोटिंग लगती है वो बॉडी के ऊपर, वो प्लास्टिक सी एक आ जाती है ऑटोमेटिकली उसके ऊपर, ठीक है। वो जब सूखती है तो उसके ऊपर प्लास्टिक सी बन जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो वाटर रेजिस्टेंस आ जाती है उसमें। फिर उसके बाद वही बात है, केमिकल रेजिस्टेंस तो होती है, एडिसिव्स हमने जितना भी पढ़ लिया, बिकॉज ऑफ देयर इननेट प्रॉपर्टी कि केमिकल रेजिस्टेंस में बहुत होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है, यानी कि ये नहीं है कि आपने उसके साथ ग्लू वगैरह लगा दी तो वो बिल्कुल ही सख्त हो गया, ठीक है। कुछ ग्लूज हैं जो आपको रिक्वायर्ड नहीं होती फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन काम फ्लेक्सिबिलिटी अगर रिक्वायर्ड होती है तो कुछ सिंथेटिक एडिसिव्स ऐसे हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं कि फॉर दीज रीजंस डैम्स, ब्रिजेस, थर्मल पावर स्टेशंस आर कोटेड विद एपॉक्सी रेजिन्स, देखिए सिर्फ कोटिंग हमने कराई है अभी, ठीक है। ये इसकी जो एडिशन प्रॉपर्टीज हैं सिंथेटिक एडिसिव्स की वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये सिंपल क्या किस काम के लिए यूज़ हो रहा है कि वो कोटिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। बेसिकली पेंट्स के अंदर भी यही यूज़ होता है आपके सिंथेटिक एडिसिव्स, ठीक है। इन मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स, ऑटोमोबाइल, एपॉक्सी रेजिन एडिसिव्स आर यूज्ड फॉर असेंबलिंग, सेविंग मनी एंड रिड्यूसिंग वेट, ठीक है। सिंपली पेंटिंग या उसके ऊपर कोटिंग की वजह जैसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और कुछ जो एपॉक्सी एडिसिव्स हैं, वो जो अभी आपने लेफ्ट साइड में देख लिया, तो वो क्या किसके लिए इस्तेमाल होता है, गाड़ियाँ वगैरह जोड़ने के लिए या कोई दो पार्ट्स आपस में जोड़ने के लिए, ठीक है। यहाँ तक आपके लिए, आपके पास कोई क्वेश्चन है तो मेरे से आप कर लें।
ये हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि इसका, मैं अगर देखता हूँ कि इसमें कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज में जो हमने कवर नहीं किए तो वो मैं करा देता हूँ। अदरवाइज हम नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर। सिलिकॉन एपॉक्सी नहीं है, सिंथेटिक एडिसिव्स के अंदर आते हैं। सिलिकॉन वो बेसिकली सारी चीजें नहीं चिपकाता ना, वो खाली खुद सूखता है और शीशे को जोड़ता है खाली। ज्यादातर आप किसी और चीज के साथ लगाएंगे तो वो इतना सही चिपकेगा नहीं। नेचर ऑफ बॉन्डिंग बता दें। नेचर ऑफ बॉन्डिंग देख लेना कि आयनिक बॉन्ड्स की क्या नेचर है, कि वो आयन से मिलकर बनते हैं और जिसकी वजह से उसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आता है, प्लस उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर की एडिशन प्रॉपर्टीज ज्यादा होती हैं। ये प्रॉपर्टीज थी उसकी सिर्फ। ठीक है, एपॉक्सी एडिसिव रिड्यूसिंग वेट में कैसे काम आएगा? देखें, एपॉक्सी एडिसिव्स आपने अगर देखे हो, शायद ना देखे हो। अब देखें कि कोई भी अगर दो पार्ट्स हैं, मैं कहता हूँ चले मेटल के पार्ट्स हैं, तो उसको मैंने जोड़ना है। ठीक है, अव्वल तो बात यह है कि मैं उसको वेल्डिंग करूंगा। ठीक है, तो वेल्डिंग करके जोड़ूंगा तो वो भी वेल्डिंग भी उसी मेटल से ही होगी जिस मेटल से वो आपस में जुड़े, या दूसरा कोई मेटल होगा जिससे वेल्डिंग होती है। ठीक है, अब देखिए मेटल हैवी होता है, लेकिन जो सिंथेटिक एडिसिव्स होते हैं या एपॉक्सी एडिसिव्स होते हैं वो बेसिकली वाटर बेस्ड होते हैं। ये यानी कि जिस तरह का आपने अल्फी वगैरह देखी है ना, इसी तरह के एपॉक्सी एडिसिव्स भी होते हैं, इसी तरह के ही होते हैं बेसिकली। तो वो क्या होता है कि जब वो सूख जाते हैं तो उसके अंदर का वाटर उड़ जाता है, वापरेट हो जाता है, तो बाकी पीछे एक रेजिड्यू बच जाता है जो बड़ा ही स्टिकी होता है या फिर स्ट्रांग हो जाता है वो। ठीक है, अब वो मेटल से हल्का होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास काफी वेट रिड्यूस हो जाता है। अभी सिर्फ अगर एक पार्ट हम जोड़ेंगे तो थोड़ा सा मिनिमल उसका इफेक्ट आएगा, इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आने लगा। लेकिन जब हम पूरे पूरे एयरक्राफ्ट की बात करें या पूरी की पूरी शिप की बात करें तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। प्लीज टेल नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑफ NaCl एंड CaCl। नेचर ऑफ बॉन्डिंग, उसमें भी देखे ना, वो नेचर उसकी आयनिक बॉन्डिंग है, आयनिक कंपाउंड्स है उसके, वो ये नेचर थी उसकी। ठीक है, और बात अगर करते हैं आप इसकी स्ट्रक्चर की, अगर आप स्ट्रक्चर मेरे से पूछ रहे हैं तो स्ट्रक्चर आप देख लें कि क्यूबिक स्ट्रक्चर में है। क्यों क्यूबिक स्ट्रक्चर में? क्योंकि एक सोडियम आयन 6 क्लोरीन आयन्स के घिरा हुआ है, यानी कि उसके 6 तरफ क्लोरीन आयन्स है और हर क्लोरीन आयन्स के 6 तरफ सोडियम आयन्स है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि वो उसके पास क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आ जाता है। बॉन्डिंग नहीं है, मतलब इस तरह नहीं है कि एक क्लोरीन ने 6 सोडियम आयन्स के साथ बॉन्डिंग की हुई, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आपको भी पता है कि 1 सोडियम आयन इज बॉन्डेड विद 1 क्लोरीन आयन्स इंडिविजुअली, यानी कि NaCl का एक कंपाउंड है। और ठीक है, लेकिन उनकी अरेंजमेंट इस तरह हुई होती है कि सोडियम आयन अगर बीच में है तो उसके 6 तरफ क्लोरीन आयन्स भी होंगे। ठीक है, ठीक है, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज है और डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं। ये बड़ी रिसर्च के बाद या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो तब इनको समझ आती है कि हाँ ये वाला स्ट्रक्चर इनका इस वजह से है। ठीक है, इसी टाइटली पैकिंग की वजह से ही इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है और बड़े स्टेबल होते हैं। ठीक है, आपका दोबारा से यही क्वेश्चन हो गया, डायग्राम NaCl और CaCl। फिर भी मसला है तो मुझे बता दें। व्हाट इज टेंडेंसी? ये तो मैं तकरीबन को 30-40 दफा तो बता चुका हूँ। टेंडेंसी बचे, आप ऐसा करें ना, डिक्शनरी खोलें और वो देखेंगे डिक्शनरी में क्या लिखा हुआ। ठीक है, आप इसका समझ लेके मेरे से उर्दू मतलब पूछ रहे हैं। टेंडेंसी बेसिकली होता है किसी भी चीज करने की सलाहियत या कुछ भी काम सर अंजाम देने की सलाहियत को टेंडेंसी बोलते हैं। अच्छा, हाउ सिंथेटिक एडिसिव्स रेजिन्स बाइंड टू सर्फेस टुगेदर? देख लें, ग्लू आपके पास, आपने ग्लू देखी है ना, बेसिकली दैट इज सिंथेटिक एडिसिव्स। ठीक है, सिंथेटिक एडिसिव वही होता है। सिंथेटिक रेजिन भी फिर उसी के अंदर देख लेना, ग्लू भी एक किस्म की नहीं होती, कुछ लकड़ी जोड़ने वाली है, कुछ शीशे जोड़ने वाली है, कुछ मेटल्स जोड़ने वाली है, कुछ ऑल सरफेस वाली है। ठीक है, तो अब उनके बीच में जो बाइंडिंग पावर होती है वो किधर से आती है? ठीक है, मैग्नेट्स तो नहीं लगे होते, या फिर कोई आपस में वो
मतलब दो सर्विसेज को आपस में बिठा के बात करा के तो वो आपस में जोड़ नहीं देते, ठीक है। तो बेसिकली होती है उसके अंदर की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दैट बिकम्स द बाइंडिंग पॉइंट, ठीक है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन आप हमने बात की थी कि वो बहुत ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आइटम होता है, तो वो कोशिश करता है कि जहां पर भी उसको एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा, उसने उसकी तरफ खींचा चला जाना है, उसने उसको अपनी तरफ खींचना है। बॉन्डिंग नहीं तोड़ेगा अपनी, लेकिन उसको सिर्फ अपनी तरफ खींचेगा या जोर लगाएगा या फोर्स लगाएगा अपनी तरफ, तो दैट फोर्स विल इवेंचुअली बिकम द एडिशन प्रॉपर्टी। तो वो उसकी वजह से उसकी जो एडिशन प्रॉपर्टीज हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है कि जब सिंथेटिक एडिसिव्स की अगर हाइड्रोजन उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो वाले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किसी भी आप जिस सरफेस के ऊपर लगा रहे होते हैं, तो उसके जो लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है, उसको अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से वो चिपक जाती है आपस में, इसकी वजह से वो एडिशन आती है उसमें। अगर पिक्चर सही नहीं आ रही, पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, आप वहां से देख लें, आपकी बुक के अंदर है यार, बुक खोल ले। क्वेश्चंस तो अभी आज कोई नहीं है लिखने वाले जी। एनी मोर क्वेश्चंस? होमवर्क इज नथिंग टुडे। ठीक है, आज आप यहाँ पर हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट में फिर स्टार्ट करते हैं, नया न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर कोई मुझे क्वेश्चंस वगैरह मिल जाते हैं इसी चैप्टर के रिलेटेड तो। अच्छा, एक और है कि व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। अच्छा, इनकी प्रॉपर्टीज इस तरह की हैं कि आयनिक कंपाउंड्स आर बेसिकली क्रिस्टलाइन बिकॉज दे आर मेड फ्रॉम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा, तो मेटल्स की बेसिकली खुद की प्रॉपर्टीज होती हैं, तो सॉलिड्स होते हैं और क्रिस्टलाइन होते हैं, ठीक है। उनकी डेफिनेट शेप होती है। जब वो नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो तब भी उनकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। ये बच्चे रेज एंड कर दिया आपने, क्वेश्चन भी कर ले। करंट डायग्राम हाउ सोडियम इज सराउंडेड बाय 6 क्लोरीन आइटम्स। देखिए ये बीच वाला अगर आप एलिमेंट देख लें, ये जो जिसके ऊपर सर्कल आ रहा है माउस का, अगर थोड़ा सा डिले तो थोड़ा समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। इसके देखें 4 साइड्स पे, लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम दोनों, ये 4 हो गए, ठीक है। और 3D डायमेंशन जिस तरह ये ऊपर भी है और नीचे भी है, दीज आर 2 3 4 5 एंड 6, इस तरह 6 है। बुक्स आप खोल के देखेंगे आपको क्लियर नजर आएगा, स्लाइड्स बाजू का नहीं सही समझ आती। क्वेश्चंस ले रहा हूँ बस, ठीक है, खत्म हो गया, और क्वेश्चंस नहीं है। ओके बच्चों, जहाँ तक आज पढ़ लिया पूरा चैप्टर आज खत्म हो चुका है आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।